वेलकम यू ऑल। आज हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय आय के बारे में मार्शल ने बताया है कि किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं, जिनमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल रहती हैं। इसे ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात किसी भी देश में जितने भी प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, उन पर जब मानव के द्वारा पैसा लगाकर कार्य किया जाता है, उसमें श्रम और पूंजी लगाई जाती है, तब उन साधनों से, प्राकृतिक साधनों से कई वस्तुओं का निर्माण होता है। प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तु उत्पादन होता है। इन भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन होने पर कई तरह की सेवाएं भी उत्पादित होती हैं, और इन सेवाओं को जो आय प्राप्त होती है, इन वस्तुओं को जो आय प्राप्त होती है बेचने के बाद, वही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है, जिसको एक सूत्र के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सूत्र रूप में इसे लिखेंगे: शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर एक वर्ष में एक देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, उसमें से माइनस मशीनों के मूल्य में गिरावट, जो मशीनों के मूल्य में जो भी गिरावट आती है उसको माइनस कर देते हैं, प्लस विदेशी विनियोग से प्राप्त लाभांश एवं ब्याज। विदेशी विनियोग से जो भी लाभ प्राप्त होता है और जो भी ब्याज प्राप्त होता है, उसको हम देश की आय में शामिल कर लेते हैं। तो घिसावट को माइनस करने के बाद और विदेशों से प्राप्त आय को, लाभांश को और ब्याज को जोड़ देने के बाद जो आय बनती है देश की, वही राष्ट्रीय आय कहलाती है। पीगू के अनुसार, पीगू ने भी राष्ट्रीय आय के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है, राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है और जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल रहती है। यानी राष्ट्रीय आय में वह भाग है जिसको हम वस्तुगत आय के रूप में माप सकते हैं, मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। मुद्रा के रूप में जो भी आय प्राप्त होती है उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, और साथ ही उसमें जितनी भी विदेशों से आय प्राप्त शामिल हो जाती है तो वह विदेशी आय मिलने के बाद राष्ट्रीय आय बन जाती है। जिस तरह से एक व्यक्ति की आय को जानने के कई तरीके होते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में व्यक्ति की आय के रूप में, यानी कि हम किसी व्यक्ति की आय को 3 तरीके से जान सकते हैं। या तो हम उसकी जो साधन है उसके पास, उनको जान लें, यानी व्यक्ति गाड़ी से चलता है, व्यक्ति पैदल चलता है, कार से चलता है, या व्यक्ति छोटे घर में रहता है, बड़े घर में रहता है, बंगले में रहता है, तो उसके पास जो भी साधन उपलब्ध हैं उनसे हम उस व्यक्ति की आय को जान सकते हैं। दूसरा तरीका है, या तो हम से सीधे पूछ लें कि तुम्हारी कितनी आय है, और तीसरा तरीका है हम व्यक्ति के खर्चे को जान लें। अगर व्यक्ति ज़्यादा पैसा खर्च करता है, इसका मतलब व्यक्ति की आय ज़्यादा है, और व्यक्ति अगर कम खर्च करता है तो उसकी आय कम है। इसी तरह से एक देश की आय को जानने के भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के रूप में राष्ट्रीय आय, कि कितनी देश में वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, वह देश की आय को बताती हैं। इसके लिए एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय माना जाता है या कहा जाता है। दूसरा तरीका है राष्ट्रीय आय का साधन आय के रूप में। साधन आय के रूप में देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष में प्राप्त साधन आय, जो कि उनके द्वारा अर्जित सेवाओं का पुरस्कार होती है, उसे ही जोड़ दें तो वह राष्ट्रीय आय कहलाएगी। यानी व्यक्तियों की आय जितनी भी वह ज्ञात हो जाए, उसको जोड़ लेंगे तो वह राष्ट्र की आय बन जाएगी और वही राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तीसरा तरीका है देश की आय जानने का, राष्ट्र की आय जानने का, कि एक राष्ट्र में कितना खर्च हो रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं, उनको अगर हम ज्ञात कर लें तो वह राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाएगी। इसके लिए एक वर्ष की अवधि में
अंतिम उपभोग व्यय, जिसे हम उपभोग को कंजम्पशन सी के द्वारा डिनोट करते हैं, और निवेश व्यय यानी इन्वेस्टमेंट, जिसे हम आई के द्वारा डिनोट करते हैं। इन दो प्रकार के व्ययों को अगर हम जान लें, उपभोग पर व्यय और निवेश पर व्यय, इनको जोड़ लिया जाए तो इसके कुल जोड़ को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये 3 तरीके हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा के, जिससे हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। पहला तरीका है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के रूप में राष्ट्रीय आय, दूसरा तरीका है साधन आय के रूप में राष्ट्रीय आय, और तीसरा तरीका है आय के व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को 2 तरह से जाना जाता है, बाजार कीमत पर और साधन लागत पर। बाजार कीमत का मतलब है कि जितना भी देश में आय प्राप्त हो रही है, जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, उनकी बाजार में जो कीमत है, उनको अगर हम जोड़ लेंगे तो वह एक देश की बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय कहलाएगी। वहीं साधन लागत आय क्या होती है? साधन लागत का मतलब होता है कि जो भी साधन लगे हैं किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में, जो भी साधन के रूप में लागत आई है किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में, उसको अगर हम जोड़ लेंगे तो वह देश की साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बन जाएगा। तो राष्ट्रीय आय को बाजार कीमत पर तथा साधन लागत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके अंतर को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है इस तालिका के अंतर्गत। बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में बाजार कीमत में व्यक्त राष्ट्रीय आय को बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं, और साधन लागत के रूप में व्यक्त राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बाजार कीमत में 2 प्रभाव शामिल होते हैं। बाजार कीमत को 2 तरह से प्रभावित किया जाता है। नंबर 1, आर्थिक सहायता के रूप में। आर्थिक सहायता से क्या होता है? बाजार में कीमतें घट जाती हैं। जैसे कि बाजार में सिलेंडर मिलता है, सब्सिडी वाले सिलेंडर में क्या होता है कि सरकार सहायता प्रदान करती है इस तरह के सिलेंडर के लिए। जो भी कीमत लगती है उसमें आधी कीमत सरकार देती है, या उसकी जो भी प्रतिशत होता है वह सरकार प्रदान करती है आधा, जिसके कारण जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है वो उपभोक्ताओं को कम कीमत पर मिलता है। तो इस आर्थिक सहायता के द्वारा जो वस्तुएं लोगों को प्राप्त होती हैं उनकी कीमत कम होती है, घट जाती है। और दूसरा बाजार कीमत में प्रभाव डालने वाला चीज़ है वो है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर के रूप में क्या होता है? जब कर के रूप में वस्तुओं की कीमतें अदा करनी पड़ती हैं तो उससे वस्तुओं की वास्तविक कीमत जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण बाजार कीमत भी बढ़ जाती है। तो बाजार कीमत को 2 चीज़ें प्रभावित करती हैं, एक आर्थिक सहायता और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। तो आर्थिक सहायता और अप्रत्यक्ष के कारण बाजार कीमतें प्रभावित होती हैं। वहीं बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय में से अप्रत्यक्ष कर को घटाने तथा आर्थिक सहायता को जोड़ने पर साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम सूत्र रूप में इस तरह लिख सकते हैं: साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। इसे हम साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। अब आता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि बाजार कीमत पर कितना एक देश में उत्पादन किया जाता है वह सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय की 4 अवधारणाएं हैं। सकल घरेलू उत्पाद, इसमें पहली अवधारणा है सकल घरेलू उत्पाद। एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनमें यदि मूल्यह्रास भी शामिल हो जाए और बाजार कीमत के जोड़ को भी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सभी उत्पादकों के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को उत्पाद में शामिल किया जाता है। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। उसे ही हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बाद
जो क्रम आता है वो है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत क्या किया जाता है कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके बाजार मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को शामिल किया जाता है, जिसे हम बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसको इंग्लिश में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन ऑन मार्केट प्राइस कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको जीएनपी ऑन एमपी कहा जाता है। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस ऑन और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन ऑन मार्केट प्राइस। जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हम जोड़ लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद में, वो क्या होती है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होती है देश में, हमारे देश में भी कुछ देश के विदेशी और दूसरे देशों में हमारे देश के निवासी रहते हैं। तो जो निवासी दूसरे देशों के हमारे देश में रहते हैं उनको जो आय प्राप्त होती है, और जो निवासी दूसरे देश में हमारे देश के लोग जो रहते हैं उनको जो आय प्राप्त होती है, उनका जो अंतर आता है माइनस करने पर, वही विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कई विदेशी हमारे देश में रहते हैं, वो 1000 रुपये कमाते हैं, और हमारे यहाँ के कुछ निवासी विदेशों में रहते हैं वो 1500 रुपये कमाते हैं। तो हमारे देश में जो 1000 रुपये कमाते हैं और विदेशों में जो लोग 1500 रुपये कमाते हैं, उस 1000 में से 1500 रुपये में से 1000 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे, तो वो 500 रुपये का जो अंतर बचेगा वही विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहलाएगा। इस प्रकार विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ज्ञात किया जाता है। तीसरा तत्व आता है, तीसरी अवधारणा आती है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अभी हमने जाना सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अगली अवधारणा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्शन ऑन NNP। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे NNP ऑन MP, नेट नेशनल प्रोडक्शन ऑन मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, जिसमें घिसावट को शामिल नहीं किया जाता, यानी जितनी भी घिसावट होती है उसको माइनस कर दिया जाता है जितना भी सकल घरेलू उत्पाद हो रहा है। तो NNP क्या होता है? NNP ऑन MP बराबर GNP ऑन MP, यानी जितना भी सकल घरेलू उत्पाद है बाजार कीमत पर, उसमें से डेप्रिसिएशन यानी घिसावट को माइनस कर देंगे तो वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बन जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बाद शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा भी ज्ञात की जाती है बाजार कीमत पर। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑन मार्केट प्राइस, NDP, N फॉर नेट, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्शन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑन MP का मतलब मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर शुद्ध उत्पाद एक वर्ष में एक देश में एक वर्ष के दौरान उसकी घरेलू सीमा के अंदर जितना भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, वस्तुएं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है, उसमें से घिसावट व्यय को शामिल नहीं किया जाता है, तो वह शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है बाजार कीमत पर। ये तो थी बाजार कीमत की अवधारणाएं 4। अब है साधन लागत की अवधारणा, यानी साधन लागत पर भी हम राष्ट्रीय आय की 4 तरह से अवधारणाएं जान सकते हैं, जिसमें पहली है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको हम NDP ऑन FC कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑन फैक्टर कॉस्ट, N फॉर नेट, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्शन एंड F फॉर फैक्टर एंड C फॉर कॉस्ट। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर मिश्रित साधन आय, जितने भी साधनों से मिश्रित आय प्राप्त होती है उसमें लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी को जोड़ा जाता है,
जितने भी साधन है उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। भूमि को पुरस्कार के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में लगान प्राप्त होता है। पूंजी को पारिश्रमिक के रूप में ब्याज प्राप्त होता है। पूंजी को पारिश्रमिक के रूप में ब्याज प्राप्त होता है। साहसी को पारिश्रमिक के रूप में लाभ प्राप्त होता है और श्रमिक को मजदूरी प्राप्त होती है। तो उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनको भी जितनी भी आय प्राप्त होती है, मिश्रित आय प्राप्त होती है लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी के रूप में, तो यही कुल जोड़ जो है वो इस कुल जोड़ में से जितना भी मूल्यह्रास है उसको माइनस कर दिया जाता है तो वह शुद्ध घरेलू उत्पाद बन जाता है साधन लागत। जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनकी जो लागत आती है उसमें से मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं तो वह साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बन जाता है। जीडीपी ऑन एफसी माइनस घिसावट व्यय बराबर एनडीपी ऑन एमपी। एनडीपी ऑन एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट आर्थिक सहायता, सब्सिडी इज इक्वल टू एनडीपी ऑन एफसी। ये इसका सूत्र बन जाएगा। इसके बाद है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑन फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी ऑन एफसी। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है एक वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में जितने भी साधन हैं उनको जो आय प्राप्त होती है उसका कुल जोड़ और साथ में जितना घिसावट व्यय है वो भी शामिल कर लिया जाता है तो वह साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बन जाता है। यानी जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनकी आय को जोड़ लिया जाए और उसमें से घिसावट व्यय भी ना माइनस किया जाए, वो भी जुड़ा रहे तो वह सकल घरेलू उत्पाद बन जाता है साधन लागत पर। एनडीपी ऑन एफसी प्लस घिसावट व्यय, घिसावट व्यय भी इसमें शामिल रहता है तो वह जीडीपी ऑन एफसी यानी सकल घरेलू उत्पाद ऑन फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। अब आता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्शन ऑन फैक्टर कॉस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनएनपी ऑन एफसी। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में जोड़ें तो हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनडीपी प्लस एनडीपी ऑन एफसी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय बराबर एनडीपी ऑन एफसी। एनएनपी ऑन एफसी इज इक्वल टू यानी विदेशों से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर बनेगा एनडीपी ऑन एफसी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अगली अवधारणा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, नेट नेशनल प्रोडक्शन ऑन फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी ऑन एफसी। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में घिसावट व्यय को जोड़ दिया जाए तो हमें साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। एनडीपी प्लस एनडीपी ऑन एफसी प्लस घिसावट व्यय बराबर जीएनपी ऑन एफसी। यानी साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होगा? जितना भी राष्ट्रीय उत्पादन हो रहा है, सकल जितना भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध घरेलू उत्पादन हो रहा है साधन लागत पर, उसमें घिसावट व्यय भी शामिल कर लिया जाए तो वह साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। तो ये तो थी साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की अवधारणा है और बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय की अवधारणा है। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं या उनको हम राष्ट्रीय आय में देखते हैं। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या होती है? किसी देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उस देश की राष्ट्रीय आय, शुद्ध प्रत्यक्ष कर तथा शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय का जोड़ होता है। इसको हम सूत्र रूप में इसी प्रकार लिखेंगे, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर राष्ट्रीय आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, यही देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय होती है।
इसके अलावा राष्ट्र में निजी आय भी होती है। निजी आय का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में जितने भी निजी क्षेत्र हैं। निजी आय वह आय है जो निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय होती है, तथा इस निजी क्षेत्र को जो आय प्राप्त होती है, इसमें जो सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण है और जो शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण भी जोड़ लिया जाता है, तो वह निजी आय बन जाती है किसी भी देश की। तो इसे हम सूत्र रूप में इस प्रकार लिखेंगे, निजी आय बराबर निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्लस सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण। निजी आय के बाद आय की एक और अवधारणा है, वो है वैयक्तिक अवधारणा। वैयक्तिक आय, वैयक्तिक आय वह आय होती है जो परिवारों को, देश के विभिन्न परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त चालू आय का योग होती है। इसमें लाभ का कुछ भाग अविकृत लाभ भी होता है, जिसे निगम बचत कहते हैं। इसी के रूप में फर्मों के पास जो भी आय रह जाती है, वही लाभ के कुछ भाग को सरकार, उसी लाभ के कुछ भाग पर सरकार भी कर लगाती है, जिसे निगम लाभ कर कहते हैं। तो निजी आय तथा व्यक्तिगत आय में कुछ अंतर, मुख्य अंतर यही है कि निजी आय में निगम बचतें और निगम कर शामिल होते हैं, जबकि वैयक्तिक आय में यह शामिल नहीं होते हैं। तो इसको हम सूत्र रूप में इस प्रकार, वैयक्तिक आय बराबर निजी आय माइनस अविकृत लाभ। राष्ट्रीय आय की एक और प्रकार है वैयक्तिक प्रयोज्य आय। वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह आय है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा उनके पास सरकार के द्वारा जो उनकी आय तथा संपत्तियों पर लगाए गए सभी प्रकार के करों का भुगतान करने के बाद बचती है। यानी वह आय जो विभिन्न प्रकार के करों को प्रदान करने के बाद व्यक्तियों के पास अपने प्रयोग के लिए बचती है, वह वैयक्तिक प्रयोज्य आय कहलाती है। तो इसको हम सूत्र रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, वैयक्तिक प्रयोज्य आय बराबर प्रत्यक्ष वैयक्तिक कर माइनस सरकार के प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां एवं गृहस्थियों द्वारा दिए गए शुल्क और जुर्माने। वैयक्तिक प्रयोज्य आय के बाद हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को सिर्फ एक दृष्टि में देख सकते हैं। यहाँ पर जीडीपी ऑन एमपी यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को जानने के लिए हम एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को, बाजार मूल्य को अगर हम जोड़ लेंगे तो वह जीडीपी ऑन एमपी बन जाएगा। जीएनपी ऑन एमपी, जीएनपी और एमपी को जानने के लिए हम इस जीडीपी ऑन एमपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे। इसके बाद है एनडीपी ऑन एमपी, एनएनपी ऑन एमपी। एनएनपी ऑन एमपी को ज्ञात करने के लिए हम जीएनपी ऑन एमपी जो ऊपर दिया गया है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें से अगर हम स्थायी पूंजी का उपभोग मूल्य ह्रास माइनस कर देंगे तो वह एनएनपी ऑन एमपी बन जाएगा। जीएनपी ऑन एमपी ज्ञात होने से स्थायी पूंजी का उपभोग मूल्य ह्रास माइनस करने पर एनएनपी ऑन एमपी ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद आता है एनडीपी ऑन एमपी। एनडीपी ऑन एमपी को ज्ञात करने के लिए इस एनएनपी ऑन एमपी में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को माइनस कर देंगे तो हमें एनडीपी ऑन एमपी ज्ञात हो जाएगा। एनडीपी ऑन एफसी, एनडीपी ऑन एफसी को ज्ञात करने के लिए एनडीपी ऑन एमपी में से अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे और आर्थिक सहायता को जोड़ देंगे तो हमें एनडीपी ऑन एफसी ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद आता है जीडीपी ऑन एफसी। जीडीपी ऑन एफसी में से एफसी को ज्ञात करने के लिए एनडीपी ऑन एफसी में
मूल्य ह्रास को भी यदि जोड़ लेंगे तो वह जीडीपी ऑन एफसी बन जाएगा या जीडीपी ऑन एफसी ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद आता है जीएनपी ऑन एफसी। जीएनपी ऑन एफसी को ज्ञात करने के लिए जीडीपी ऑन एफसी में से जीडीपी ऑन एफसी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी जोड़ लेंगे तो वह जीएनपी ऑन एफसी बन जाएगा, जिससे हमें जीएनपी ऑन एफसी ज्ञात हो जाएगा। एनएनपी ऑन एफसी को ज्ञात करने के लिए जीएनपी ऑन एफसी में से मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो हमें एनएनपी ऑन एफसी ज्ञात हो जाएगा। तो ये हैं साधन लागत पर और बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। इसके अलावा भी राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं हैं, जैसे शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को ज्ञात करने के लिए शुद्ध घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ेंगे, साथ ही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे और शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण आय को भी जोड़ेंगे तो वह शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बन जाएगी या ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद है सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को ज्ञात करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में चालू पुनर्स्थापन लागत को जोड़ देने से हमें सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय ज्ञात हो जाएगी। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पादन से प्राप्त साधन आय, इसको ज्ञात करने के लिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से सरकारी विभागीय उद्यमों की संपत्ति एवं उद्यम वृत्तियों से प्राप्त आय को माइनस कर देंगे, साथ ही गैर विभागीय उद्यमों की बचत को भी माइनस कर देंगे तो हमें निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाला शुद्ध घरेलू उत्पादन से साधन आय ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद है निजी आय। निजी आय को ज्ञात करने के लिए निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादन से प्राप्त जितनी भी आय है उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय तथा सरकार से प्राप्त चालू वर्तमान हस्तांतरण को जोड़ेंगे, साथ ही शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण को भी हम जोड़ लेंगे और राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उसको भी जोड़ लिया जाएगा तो वह निजी आय ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद है वैयक्तिक आय। वैयक्तिक आय को ज्ञात करने के लिए निजी आय में से निगम लाभ कर और अवितरित लाभ को माइनस कर देने से हमें वैयक्तिक आय ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद है वैयक्तिक प्रयोज्य आय। वैयक्तिक प्रयोज्य आय को ज्ञात करने के लिए वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष वैयक्तिक कर और परिवारों के द्वारा दिए गए विभिन्न शुल्क और जुर्माने को माइनस कर देंगे तो वैयक्तिक प्रयोज्य आय ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं यहाँ पर समाप्त होती हैं। थैंक यू।